हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक सारा का सारा एजुकेशन आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर आपको एक्सेस करने के लिए मिलें और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि बचे हुए कोर्स के लिए आपको किसी तरीके का कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स का कल्चर नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक हर तरीके की परिस्थिति में क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोगों की एग्जामिनेशंस की अच्छे से तैयारी हो सके, आप लोगों की शिक्षा दीक्षा इंश्योर की जा सके कि बढ़िया तरीके से चलती रहे, और जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें बट आप लोग अपने करियर्स में भी अच्छा परफॉर्म कर सकें, ज़िंदगी में अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग अपना योगदान दे सकें, कंट्रीब्यूशन दे सकें। इसी नोट पर हम लोग अपना आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री क्लास 12, उसकी दूसरी किताब और उसकी जो थीम नंबर 8 है जिसका नाम है पीजेंट, जमींदार्स एंड द स्टेट। हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि मिडीवियल टाइम पीरियड में, स्पेसिफिकली मुगल्स का जब टाइम पीरियड चल रहा था, उस वक्त में आपकी वुमेन्स की क्या परिस्थिति हुआ करती थी सोसाइटी में। हमने उस सारी चीज़ को देखकर ख़त्म किया था। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इसके एक दूसरे टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और हम लोग आज ये देखेंगे कि जो ट्राइबल्स हुआ करते थे, जो जंगल हुआ करते थे और जंगलों में जो रहने वाली आपकी ट्राइब्स हुआ करती थी, जो ट्राइबल्स हुआ करते थे, उनकी इस टाइम पीरियड में क्या स्थिति थी, उन लोगों के साथ में क्या चल रहा था, क्या सही था क्या गलत था, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। एंड बाकी सारी चीज़ें भी जो इससे रिलेटेड है वो हम लोग अब शुरू करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू नाउ वी बिगिन। एंड जो पहला टॉपिक अपना रहने वाला है फॉरेस्ट एंड द ट्राइब्स, अपने टॉपिक का नाम है। उसमें जो सब टॉपिक है वो है बियॉन्ड सेटल्ड विलेजेस। मतलब ये कि एक तो अभी तक अपन लोगों ने जो बातचीत करी है वो सेटल्ड विलेजेस की बात की है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, 12 महीने वहीं पर रहते हैं, वहीं पर आपका जीवन की जो भी गतिविधियाँ हैं वो चलाते हैं। मगर इसके अलावा भी हिंदुस्तान में एक ज़िंदगी थी और वो आपको जंगलों में देखने को मिलती थी। तो जंगलों में किस तरीके की कहानी चल रही थी वो सब चीज़ें हम अपन को यहाँ पर देखनी है। तो बियॉन्ड सेटल विलेजेस का मतलब क्या, अब हम लोग जंगलों की तरफ एंटर कर रहे हैं और जंगलों में किस तरीके की आपकी सर्कमस्टांसेस हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। देयर वॉज मोर टू रूरल इंडिया देन सेडेंट्री एग्रीकल्चर। सेडेंट्री एग्रीकल्चर का मतलब यह है एक ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें आपका एक्टिव और डल फेजेस आते हो। मतलब एक फेज़ है जिसमें आपको एक्टिव रह के काम करना है, फिर एक फेज़ आएगा जिसमें आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो वो डल फेज़ है, फिर एक फेज़ आएगा जो एक्टिव हो जाएगा, फिर डल हो जाएगा, और इस तरीके से चलने वाला है। तो देयर वॉज मोर टू रूरल इंडिया देन सेडेंट्री एग्रीकल्चर का मतलब यह है कि रूरल इंडिया जो है, रूरल इंडिया में आपका जो सेटल विलेजेस थे और उसमें जो आपका एक एग्रीकल्चर वगैरह आपको देखने को मिल रहा था इस टाइम पीरियड में, हिंदुस्तान के में खासतौर पे ग्रामीण भारत में इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अलावा जो सेटल्ड विलेजेस में चल रही थी, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हो रही थी। क्या हो रही थी? अपार्ट फ्रॉम इंटेंसिवली कल्टिवेटेड प्रोविंसेस इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ह्यूज स्वैथ्स ऑफ फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट दैट इज ब्रैकेट में जंगल एंड स्क्रब लैंड खरबंदी एग्जिस्टेड ऑल ओवर ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया इंक्लूडिंग द तराई एंड on the Indo-Nepal border, Jharkhand and in peninsular India down the western Ghats and the Deccan Plateau। मतलब ये कि पूरे देश में आपको जो रेगुलरली खेती होती हुई दिखती है, जो आपके खेत वगैरह दिखते हैं, जो इंटेंसिवली कल्टीवेटेड इलाके हैं, जो प्रोविंसेस हैं जहाँ पर नॉर्थ में हो या नॉर्थ वेस्ट के इलाके हों जहाँ पर लगातार खेती हो रही है, हर सीज़न में बुआई होती है, हर सीज़न में जो है आपका फसल निकाली जाती है। अगर आप इन इलाकों के अलावा भी बात करें तो हिंदुस्तान में आपको बड़ी मात्रा में जंगल देखने के लिए मिलते हैं, बहुत डेंस जंगल आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर स्क्रब लैंड आपको देखने को मिलती है, मतलब जंगल नहीं है मगर वहाँ पे भी जो है आपका खरपतवार भरी पड़ी है, आपको अलग अलग तरीके की घास और अलग अलग तरीके की प्लांट स्पीशीज वगैरह सब देखने के लिए मिलती है। इसे कहा जाता है खरबंदी। तो पूरे के पूरे भारत में आप देख लें, चाहे आप मध्य भारत में देख लें, चाहे आप पूर्वी भारत में देख लें, चाहे नॉर्थ इंडिया में देख लें, तराई का जो इलाका पड़ता है उत्तर प्रदेश का, वहां पे देख लें, इंडो नेपाल बॉर्डर में देख लें, कहीं पर भी देख लें, आपको एक बात समझ में आती है और आपको क्लियर कट समझ में आती है कि यहाँ झारखंड का इलाका हो गया, डेक्कन का पोर्शन हो गया, वेस्टर्न घाट्स हो गए, हर जगह जंगल बड़ी मात्रा में मौजूद है और स्क्रबलैंड या फिर खरबंदी जो है वो भी आपको बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिलती है। अब हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है आज की तारीख में जिसकी मदद से हम लोग ये एस्टिमेट कर सकें कि उस वक्त में हिंदुस्तान में टोटल फॉरेस्ट कितने एरिया पे हुआ करते थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के टोटल कितने जो लैंड है उसके ऊपर में आपको फॉरेस्ट वगैरह देखने के लिए मिलते थे, या कितने इलाकों में जंगल फैले हुए थे। अगर आप स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से देखना चाहें, एरिया के हिसाब से देखना चाहें, हमारे पास कोई तरीका नहीं है निकालने का। मगर फिर भी अगर हम एक एस्टिमेट निकालें तो हमको एक बात समझ में आती है कि लगभग हिंदुस्तान का 40% के इलाका के आसपास जो जमीन थी, हिंदुस्तान की लगभग 40% के आसपास जो जमीन थी उसके ऊपर जंगल फैले हुए थे। जंगल वगैरह इस पे आपको देखने के लिए मिला करते थे। अब
यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे आपके, अब अपन ने ये तो देख लिया कि यहाँ पे लगभग ऑल इंडिया एवरेज अगर आप देखोगे तो फॉरेस्ट कवर इस टाइम पीरियड में लगभग 40% के आसपास हुआ करता था। एक एस्टिमेट है, 19-20 हो सकता है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, मगर एक ये नंबर है जिसके ऊपर आपका आज की तारीख में लोग बाग एक मत है कि लगभग 40% के आसपास अप्रोक्सीमेटली रहा होगा। अब जंगल थे तो ऐसा भी नहीं था कि जंगलों में सिवाय सिर्फ जानवर रहते हों, इसके अलावा कुछ इंसान भी रहा करते थे। थोड़ा सा उनके बारे में बातचीत करते हैं। तो इन इलाकों, इन जंगलों में रहने वाले जो लोग थे, जिनको हम लोग इंग्लिश में कई बार फॉरेस्ट ड्वेलर्स बोल देते हैं। फॉरेस्ट ड्वेलर्स का मतलब क्या? जंगल में घूमने वाले, जंगल में रहने वाले लोग। अब ये जो जंगल में रहने वाले आपके लोग थे जिनको फॉरेस्ट ड्वेलर्स बोला जाता है, इनके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है कंटेम्पररी टेक्स्ट में, यानी कि उस वक्त के जो आपके टेक्स्ट वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, उसमें जो शब्द इनके लिए इस्तेमाल किया गया है वो कौन सा है? वो है जंगली। अब जंगली शब्द का हम आज की तारीख में मतलब समझते हैं असभ्य या फिर अनसिविलाइज्ड, या फिर ऐसे लोग जिनमें बिल्कुल भी सिविलाइजेशन नहीं है, जो असभ्य हैं, हिंसक हैं, इस तरीके की चीजें। मगर जब हम कंटेम्पररी टेक्स्ट की बात करते हैं, यानी कि इस कालखंड की, जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त के टेक्स्ट में जब ये शब्द जंगली इस्तेमाल हुआ है, तो वहां पे जंगली का वो मतलब नहीं है जो हम आज की तारीख में समझते हैं। हम किसी को जंगली बोल देते हैं, वो वर्ड यूज हो जाता है, उसका एक अलग कोनोटेशन या एक अलग मतलब आज की तारीख में निकल कर आता है। कंटेम्पररी सोर्सेज जो इस वक्त में आपके थे, जिसमें ये शब्द, ये जो आपके जंगलों में रहने वाले फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए जो जंगली शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसका कुछ और मतलब था, इसके कुछ और मायने थे। क्या थे वो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। rather the term describe those whose livelihood came from the gathering of forest produce, hunting and shifting agriculture। तो वही बात जो मैंने कही कि जंगली का मतलब ये नहीं है कि किसी में सभ्यता नहीं है या फिर आपका एब्सेंस ऑफ सिविलाइजेशन है, वो हिंसक है, क्रूर है, जानवरों की तरह रहता है, जैसा आज की तारीख में हम लोग समझते हैं। इसका ये मतलब कंटेम्पररी टेक्स्ट में नहीं आता। इनफैक्ट जंगली शब्द का मतलब ये निकल कर आता है इन टेक्स्ट वगैरह में जो इस कालखंड में लिखे गए थे, उस वक्त जंगलों में रहने वालों के लिए, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए जंगली शब्द जो इस्तेमाल किया गया, उसका मतलब ये निकल कर आता है ऐसे लोग जिनकी जो लाइवलीहुड है वो आती है फ्रॉम गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हंटिंग एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। मतलब ऐसे लोग जो तीन चीजों के बेसिस पर अपनी जिंदगी, अपना जीवन यापन करते हैं। एक तो जंगल में जो भी चीजें आपकी प्रोड्यूस होती हैं, आपका अगर शहद हो गया, आपके फल हो गए, इसके अलावा आपका जो दूसरी चीजें आपको जंगल से मिल जाती हैं, जैसे आपका लेट से सिल्क वगैरह के जो कुकून्स होते हैं वो हो गए, या इस तरीके की जो दूसरी चीजें हैं, गोंद वगैरह हो गई, इस तरीके के जो आपके फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जो वो लोग जो ये सारी चीजें कलेक्ट करते हैं, वो लोग जो जंगलों में शिकार करते हैं, और वो लोग जो जंगल के किसी एक हिस्से में शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद कहीं और जाके फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते हैं। इस तरीके की एक्टिविटी कर अपना जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो इस बात को समझना जरूरी है, कंटेम्पररी टेक्स्ट में, यानी कि इस टाइम पीरियड का जिसकी बात हो रही है, उसमें जंगली शब्द का वो मतलब बिल्कुल नहीं निकल कर आता जो आम बोलचाल की भाषा में आज समझा जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है। और एक बात और, अब ये सारी चीजें हो रही हैं कि आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी इकट्ठा कर रहे हो, आप हंटिंग भी कर रहे हो, आप शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि एक ही वक्त पर ये सारे के सारे काम आप करते चले जा रहे हो। ये सारे सीजनल, ये सारे के सारे काम सीजनल हुआ करते थे। कोई एक एक्टिविटी साल के किसी एक वक्त में हो रही है, कोई एक एक्टिविटी साल के किसी दूसरे वक्त में हो रही है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से खेती में कोई एक एक्टिविटी साल के किसी एक टाइम पीरियड में हो रही है और कोई दूसरी एक्टिविटी साल के किसी दूसरे टाइम पीरियड में हो रही है। किसी टाइम पीरियड में जब खेती किसानी नहीं है करने को, तो किसान आपका आर्टिसन बन गया और वो बैठ के काश्तकारियां कर रहा है, वो सारी चीजें। लगभग वैसा ही कुछ नाटक आपको यहां देखने को मिलता है कि एक वक्त में आपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा कर लिया, अब लेट से वो सीजन चला गया, उस चीज का जो आपको जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस आप इकट्ठी कर रहे थे उसका सीजन चला गया। अब आपको पता है जंगल में मिलेगी नहीं या ज्यादा मात्रा में नहीं मिलेगी, अब आपने वो छोड़ के शिकार करना शुरू कर दिया। एक सीजन जब शिकार का चला गया तो फिर आपने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है वो शुरू कर दिया। तो पॉइंट ये है, फॉरेस्ट ड्वेलर जिनके लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल यहां पर एक अलग कंटेक्स्ट में किया गया है, जिसको हम समझते हैं उससे अलग कंटेक्स्ट में, वो भाई लोग भी अपने अलग अलग एक्टिविटीज कर अपनी जिंदगी काट रहे थे। और ये एक्टिविटीज भी सबकी सब एक ही सबरी एक ही वक्त पे नहीं हो रही थी, ये अलग अलग टाइम पीरियड में आपको अलग अलग चीजें देखने के लिए मिल रही थी। चले आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो एक्टिविटीज़ की हम लोगों ने बात करी है कि अलग अलग सीज़न में आपके फॉरेस्ट ड्वेलर्स वगैरह थे वो अलग अलग एक्टिविटीज़ किया करते थे। पहली चीज़ तो ये कि ये लोग होते कौन थे जो ये सारी एक्टिविटीज़ करते थे। इसका मेन जवाब जो है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स जितने भी होते थे, जिनको आज की तारीख में हम लोग आदिवासी कहते हैं या फिर ट्राइबल्स कहते हैं, ये वो लोग हुआ करते थे। जितने भी हमारे ट्राइबल्स हैं प्रीडोमिनेटली ये आपको जंगलों में रहते हुए मिलते थे और ये वहीं पर अपना जो है गुजारा वगैरह किया करते थे। तो पहली चीज़ या पहला सवाल कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जिनके लिए जंगली शब्द
का इस्तेमाल कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट में किया गया, वो कौन लोग हुआ करते थे, तो वो हमारे ट्राइबल्स हुआ करते थे। और फिर वही बात, जंगली शब्द का यहाँ पे कोनोटेशन वो नहीं निकल कर आता जो हम लोग आज की तारीख में समझते हैं, इसका कुछ और मतलब उस वक्त में हुआ करता था। खैर, अब जो हमारे ट्राइबल्स हुआ करते थे, इसमें अब किस तरीके से कौन से सीजन में कौन सी एक्टिविटी करना है, उसके बेसिस पर इनकी लाइफस्टाइल जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी, या उसकी उनकी जो ज़िंदगी थी उसी के इर्द गिर्द बनी हुई थी, और साल के अलग अलग वक्त में आपको उनका अलग अलग कंडक्ट देखने को मिलता था। कैसे, ज़रा उसकी बात करते हैं। देखिए, जैसे भील आपके जो ट्राइब्स होती हैं, या भील जो आपके ट्राइबल्स होते हैं, उसकी उनके एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्प्रिंग का जो उनका सीजन हुआ करता था, उसमें वो लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करते थे। वजह ये थी कि स्प्रिंग का जो महीना, या स्प्रिंग का जो आपका सीजन होता है, इसमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस आपको प्रचुर मात्रा में मिलता था। अब जैसे ही आपका स्प्रिंग खत्म हुआ तो आपको फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी ढूंढ रहे हैं ये लोग, या जो भी कलेक्ट करते थे, उतनी मात्रा में नहीं मिलता था कि उसमें अपनी टाइम और एनर्जी लगाया जा सके। गर्मियों के मौसम में ये लोग फिशिंग किया करते थे। मॉनसून के जो महीने आते थे उसमें ये लोग कल्टीवेशन किया करते थे, और ऑटम का जो टाइम पीरियड आता था उसमें ये लोग हंटिंग किया करते थे। अब क्योंकि साल के अलग अलग वक्त में आप अलग अलग काम कर रहे हो, और जरूरी नहीं है कि जंगल के एक ही हिस्से में आप अलग अलग टाइम पे ये काम करोगे, होगा ये कि हो सकता है आपका जो कलेक्शन है वो एकदम घने जंगल के इलाकों में हो रहा हो। समर में आपको फिशिंग करनी है तो आपको जंगल से बाहर निकलकर नदी जहाँ पे बह रही होगी वहां पे आना पड़ेगा। हंटिंग के लिए आपको अलग अलग जानवरों के अलग अलग इलाके होते हैं, वो समझ में आ जाता है, जंगल में रहते रहते वहां जाना पड़ता होगा। ऐसी आपका जो दूसरे कल्टीवेशन कर रहे हो, तो जंगल के जिस हिस्से को आपने आग लगाकर वहां पे आपने अपना जो भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस शुरू करी है, वहां पर आप काम कर रहे हो। तो इस तरीके से जंगल में भी आपको अगर अलग अलग काम साल के अलग अलग वक्त में करना है, तो वो काम भी अलग अलग टाइम अलग अलग इलाकों में होते थे, और इसलिए आपको टाइम टू टाइम जंगल जो भी आप काम कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में अलग अलग जगहों पे मूव करना पड़ता था। तो सच अ सीक्वेंस प्रिज्यूम्ड एंड परपिचुएटेड मोबिलिटी व्हिच वाज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ट्राइब्स इनहैबिटिंग दीस फॉरेस्ट। तो इसके चलते होता यह था, एक काम जंगल के एक इलाके में हुआ, दूसरा करने के लिए आपको ऑल टुगेदर दूसरे हिस्से में जाना है, तीसरे के लिए आप तीसरे इलाके में आ गए, कुछ महीने रहे, फिर चौथे इलाके में चल गए। तो ये जो आपकी जीवन शैली थी, ये जो जिंदगी थी, जिसमें हंटिंग और कल्टीवेशन और हंटिंग और शिफ्टिंग हो रही, कल्टीवेशन हो रहा है, इसके अलावा आपका कलेक्शन हो रहा है फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, सबके चलते फॉरेस्ट की जो आपकी ट्राइब्स थी वो कंटिन्यूअसली एक से दूसरी जगह मूव करती रहती थी, वो कभी भी किसी एक जगह रुक कर रहती नहीं थी। और जितनी भी आपको ट्राइब्स हैं, लगभग सब में आपको एक चीज देखने को मिली कि ट्राइब्स वगैरह जनरली कभी भी एक जगह पे जंगल में स्थिर होकर नहीं बैठ गई कि फिर उन्होंने वहां पे अपने छोटे छोटे गांव बना लिए, फिर वो गांव शहर बन गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। ट्राइबल्स रहे ही इसीलिए क्योंकि वो जंगल के किसी इलाके में बसे नहीं, वो एक से दूसरी जगह मूव करते रहे। तो परपिचुअली जो उनकी मोबिलिटी आपको देखने को मिलती है, इसकी वजह क्या थी? क्योंकि अलग अलग वक्त पर उनको जंगल में अलग अलग काम करने, और ये अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग जगहों में जाना पड़ता था। अगर हम तो ये तो खैर आपके ट्राइबल्स की बात हो गई। अब हम लोग शासन या प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से जंगलों की बात करते हैं कि वो जंगलों को किस तरह से देखा करते थे। फॉर द स्टेट द फॉरेस्ट वॉज सबवर्सिव प्लेस, अ प्लेस ऑफ रेफ्यूज, मवाज फॉर ट्रबल मेकर्स। आप जंगल, आप ये आपका जो स्टेट है या जो शासन प्रशासन है जो राज कर रहे हैं आपके ऊपर, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जंगल कैसी जगह है? एक सबवर्सिव प्लेस है जहां पर छुपा जा सकता है, एक ऐसी प्लेस है जिसमें आप रिफ्यूज ले सकता है। कोई भी ट्रबल मेकर है, कोई अगर भाग रहा है कानून से, इस तरीके के लोग, तो वो यहाँ पर आपका छुप जाते थे, या फिर अगर उनको प्रशासन के खिलाफ जाना होता था तो यहाँ पर वो रिफ्यूज ले सकते थे। बाबर ने इसके बारे में एक बात कही है, once again we turn to Babar who says that jungles provided a good defense behind which the people of the Pargana become stubbornly rebellious and pay no taxes। तो बाबर के अगर आप मेमोयर्स उठा के देखो, जब वो हिंदुस्तान में रहा, घूमा, और उसने जो भी आतंक मचाया था उस टाइम पीरियड में, उसमें अगर उसने जो भी चीजें लिखकर छोड़ी हैं, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको जंगलों का डिस्क्रिप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग मिलता है कि जंगल एक बहुत बढ़िया डिफेंस देते हैं, यानी कि इतने घने होते हैं कि इनका पार पाना इनसे आसान नहीं है। अब इससे अपने को एक अंदाजा ये लगता है कि जंगल जो है उनकी डेंसिटी कितनी रही होगी। अगर ये बंदा बोल रहा है एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत जबरदस्त डिफेंस है, इससे पार पाना इतना आसान नहीं है, पहली चीज। फिर ये आगे बोलता है बिहाइंड विच द पीपल ऑफ परगना बिकम स्टबर्नली रेबेलियस एंड पे नो टैक्सेस। एक बार जब आपके परगना यानी कि जो आपका जो जिला वगैरह है, जो भी इलाका है, उसके लोग अगर एक बार जंगल के अंदर जाके छुप गए घने जंगलों में, तो उसके बाद में ये लोग जबरदस्त तरीके से रेबेलियस हो जाते थे, स्टबर्नली रेबेलियस हो जाते थे। मतलब ये कि उसके बाद में आपकी जो बगावतें होती थी फिर उनको रोकना मुश्किल होता था, ये झुकने का फिर नाम नहीं लेते थे, एक चीज। दूसरा ये कि फिर उसके बाद में किसी भी तरीके का कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करते थे। अब यही लोगों को जब आप ये अपने सेटल विलेजेस में तब झापड़ मार मार के आप इनको जो है शोषण कर रहे हो, इनसे जो भी इनके पास में छीन रहे हो, और वो आपकी गालियां भी खा रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। मगर एक बार अगर इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब हमारी अति हो गई है, बस हो गई है, और अगर ये सबके सब गांव का गांव, परगने का परगना अगर घुस गया जंगलों के अंदर, उसके बाद फिर ये सुनते नहीं थे किसी की। उसके बाद में फिर जो रेबेलियन होता था वो जबरदस्त होता था। टैक्सेस वगैरह जो थोड़े बहुत भी आपको मिल जाते थे पहले, अपनी मर्जी से ये लोग
पे कर दिया करते थे, सब बंद कर देते थे। तो ये सारी चीजें आपका होती थी। तो इससे एक बात समझ में आती है, इनफैक्ट अपन ने ये चीज एक और जगह इसके प्रीवियस लेक्चर्स में भी या चैप्टर्स में भी देखी थी कि जब जब लोगों को जो है अपना रिवोल्ट वगैरह शो करना है या फिर अपना अगर विरोध शो करना है तो वो जंगलों में चले जाते थे, वो आपका जो इलाका है उसको अबैंडन कर देते थे। ये एक तरीका भी हुआ करता था जिसकी मदद से ये लोग क्या करते थे, ये लोग अपना विरोध वगैरह दिखाया करते थे। चले आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा इनरोड्स इनटू द फॉरेस्ट। अब इसमें हम लोग फॉरेस्ट वगैरह के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बातचीत करेंगे और उस वक्त में किस तरीके के फॉरेस्ट की क्या कहानी हुआ करती थी वो सब कुछ अब हम लोग देखेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन लोग जो ये टॉपिक है इनरोड्स इनटू द फॉरेस्ट, इसमें अब हमको ये देखना है कि स्टेट वगैरह जो है वो फॉरेस्ट में रहने वालों के साथ में किस तरीके का रिलेशनशिप रखती थी और कैसे जो है फॉरेस्ट वगैरह का जो पूरा इलाका है उसको मैनेज किया जाता था। तो एक्सटर्नल फोर्सेस की बात की जाए या स्पेसिफिकली अगर हम लोग शासक वर्ग की बात कर लें तो उन लोगों के पास जंगल में एंटर करने के अलग अलग तरीके होते थे। और यहाँ पर एंटर करने का मतलब अपने कदम रखने से ही नहीं है, इसका मतलब अपनी प्रेजेंस फील कराने से भी है कि हम लोग जंगल में जो है अपना प्रेजेंस वगैरह या अपना अधिकार जो है वो किस तरीके से दिखा सकते हैं, अपनी अथॉरिटी किस तरह से स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसका उस सेंस में भी इस्तेमाल किया गया, एक तो फिजिकल सेंस में भी किया गया मगर दूसरा इस सेंस में भी है कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं उनके पास जंगल में एंटर करने के अलग अलग तरीके हुआ करते थे। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आपका जो स्टेट है या जो प्रशासन है उसे अपनी फौज के लिए हाथियों की ज़रूरत पड़ती थी। तो कई बार अब होता ये था कि जो आपके जंगल में रहने वाले लोग हैं वो इस बात की जिम्मेदारी लेते थे कि वो स्टेट को जो है हाथी वगैरह सप्लाई करेंगे और ये उनकी तरफ से पेशकश होती थी। ठीक है जी। तो ये एक पर्टिकुलर चीज थी, जैसे वो लोग करते थे, बदले में स्टेट उनको उनके हिसाब से जीने देता था और उनको अपने हिसाब से जो भी उनको करना वो कर सकते थे। तो इस तरीके से आप स्टेट जो है वो अपनी अथॉरिटी एक तरीके से उनको मनवाता था कि चलो तुम अपने हिसाब से जी सकते हो मगर बदले में हमारे लिए ये काम करना पड़ेगा। तो ऐसे आपका अलग अलग जो आपकी फोर्सेज हैं, जैसे स्टेट अपने आप में फोर्स है तो उसका एक अलग तरीके का जो है आपका रिलेशनशिप इन लोगों के साथ में था। अब इसके अलावा अगर कोई रेबेलियन कर देगा तो उनके अलग तरीके के रिश्ते हुआ करते थे। तो ऐसे आपको अलग अलग रिलेशनशिप देखने के लिए मिलते थे। ये एक एग्जाम्पल अपने को लेकर चलना है। मुगल आर्मी के लिए जो हाथी वगैरह हैं उनकी सप्लाई करने की मेन जिम्मेदारी आपके ट्राइबल्स ने उठा रखी थी और वो आपको क्या करते थे, जंगल से हाथी पकड़ पकड़ के सप्लाई किया करते थे, बदले में इन लोगों को इनके हिसाब से जीने की आज़ादी दी गई थी। अब दूसरा जो तरीका जिसकी मदद से जंगल में एंटर किया जाता था या जंगल में जो आपका एंटर किया जाता है वो क्यों किया जाता था, उसके और भी रीजंस हुआ करते थे। अब थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। इन द मुगल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी द हंट सिंबलाइज द ओवरवेलमिंग कंसर्न ऑफ द स्टेट टू रिलेट टू ऑल इट्स सब्जेक्ट्स रिच एंड पुअर। अब एक चीज आप लोगों ने ये देखी होगी, वो 50 जगह पे वो आती है, राजा शिकार पर गए थे या राजा शिकार पर गए हुए हैं, आपकी हंटिंग के एक्सपीडिशंस वगैरह जो हैं वो आपके ऑर्गेनाइज किए जाते थे। तो मुगल आइडियोलॉजी की बात की जाए या मुगल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की जाए, इसमें जो आपका शिकार पे जाना होता था या राजा का जो शिकार खेलना था, ये बेसिकली एक प्रतीकात्मक सिंबलाइजेशन था, ये एक रिप्रेजेंटेशन था इस बात का कि राजा को अपने लोगों की, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उनकी बहुत परवाह है और वो उनका हालचाल जानने के लिए निकला है। अब ये बड़ी बचकानी बात लग सकती है मगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तब आपको बात समझ में आएगी। हमने 50 जगहों पर सुना है कि राजा लोग शिकार खेलने जाते थे, मुगल बादशाह या मुगल राजा भी इससे अछूते नहीं थे, वो लोग भी जो है शिकार वगैरह खेलने जाया करते थे। अब ये भाई लोग शिकार खेलने जा रहे हैं और यहाँ पे क्या लिखा गया है, मुगल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में जो हंटिंग की जाती थी ये एक तरीके का सिंबलाइजेशन था उस कंसर्न का, उस पर्टिकुलर चिंता का जो मुगल बादशाह अपनी जनता के बारे में रखते थे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। अब इस बात का कोई सेंस तो बनता नहीं है, इस बात का सेंस बनेगा इस तरह से बनेगा कि जब राजा शिकार वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते थे, जब वो अपने हंटिंग एक्सपीडिशंस पर जाते थे, तो ऐसा तो है नहीं कि राजा ने एक धनुष लिया, एक तीर कमान ली, एक तलवार ली, एक गन पकड़ी और निकल गया हीरो की तरह या जॉन रैम्बो की तरह आपका जो है उतर गए जंगल में। ऐसा तो होता नहीं था। फौज का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ में जाया करता था, हाथी जाते थे, घोड़े जाते थे और साथ में अब राजा है तो फिर राजा अपने हिसाब से बढ़िया जिंदगी जिएगा, चाहे जंगल में रहे चाहे महल में रहे, वो सारी सुख सुविधा के सामान वगैरह भी उनके साथ जाया करते थे। तो एक बड़ा आपका लश्कर जो है बनकर तैयार होकर जखीरा जो है निकला करता था शिकार वगैरह पे। अब ये हंटिंग एक्सपीडिशन आया है, अब ऐसा भी अब राजा काफी लंबे वक्त तक जो है वो अपने महल से बाहर रहेगा, तो अब ये जो शिकार के नाम पर वो बाहर निकला है तो वो यहाँ पर लोगों से मिलेगा जुलेगा, वो आपका जो भी लंबे डिस्टेंसेस वगैरह कवर करेगा, अपने अंपायर के एक्सटेंसिव टेरिटरीज वगैरह जो है वो घूमेगा और पर्सनली लोगों से मिलेगा, उनसे जानेगा कि उनकी क्या समस्याएं हैं, उसके शासन में उनकी जिंदगी ठीक चल रही कि नहीं चल रही, और अगर कोई समस्या वगैरह है तो फिर उसके ऊपर वो काम कर सकता है। जंगल में लोगों से मुलाकातें होंगी उसकी तो उसको समझ में आएगा, वो बाकी सारी चीजें। तो यही तो इससे होगा क्या कि राजा जब जब आपका शिकार पे निकलेगा, जब जब वो हंटिंग एक्सपीडिशन पर जाएगा तो वो बाकी सारे काम वगैरह जो है वो कर सकता है, वो बाकी सारी चीजें वगैरह जो है अपने लोग वगैरह से मिलना जुलना उसका
हो सकता है, उनके ग्रीवियंसेस को समझ सकता है, वो अपनी आंखों से देख सकता है कि ग्रास रूट लेवल पर उसका जो शासन है वो किस तरीके से चल रहा है और लोगों तक सुविधाएं पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। अब ये लाइन फिर से पढ़ते हैं और इसका सेंस बनता है। इन द मुगल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी द हंट सिंबलाइज द ओवरवेलमिंग कंसर्न ऑफ द स्टेट टू रिलेट टू ऑल इट्स सब्जेक्ट्स रिच एंड पुअर। अब मुगल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है, इसमें जो आपका शिकार खेलने पर राजा चाहता था, ये एक सिंबल था आपकी ओवरवेलमिंग जो कंसर्न है आपके शासन का अपने सब्जेक्ट्स को लेकर, अपनी प्रजा को लेकर, चाहे वो गरीब हो या चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। अब ये बात सेंस बनाती है कि जब जब राजा आपका बाहर शिकार खेलने निकलता था, वो लोगों से मिलता जुलता जाता था, काफी वक्त वो बाहर रहता था, देखता था अपनी आंखों से किस तरह से शासन वगैरह चल रहा है, काफी लोगों के ग्रीवियंसेस वगैरह सुनता था और बाद में आके फिर ज्यादा बेहतर तरीके से उसके लिए पॉलिसीज वगैरह वो बना सकता था। ये एक पर्टिकुलर चीज जो है, ये लाइन और उसके बाद ये वाला जो पैराग्राफ है उसमें समझाइए। अब ये जो हंट है, ये इट वाज अ सब्जेक्ट फ्रीक्वेंटली पेंटेड बाय कोर्ट आर्टिस्ट। इनफैक्ट आपके जो कोर्ट आर्टिस्ट वगैरह हुआ करते थे, जो राज दरबार में आपके लोग बैठे हुए हैं, जो पेंटिंग वगैरह बनाते थे, उन्होंने राजा शिकार पर गया हुआ है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उठा के, या राजा शिकार कर रहा है, हंटिंग एक्सपीडिशन वगैरह है, इसके ऊपर उन लोगों ने, इस सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने जमकर पेंटिंग्स वगैरह बनाई है। जैसे यहाँ पर एक पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी कि ये हाथी है और ये आपके मुगल सिपाही और बाकी सारे आपके ट्राइबल्स वगैरह हैं, भाई लोग जो हैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हंटिंग वगैरह होने की कोशिश कर रही है। इस तरीके के सब्जेक्ट्स को उठा उठा के आपके जो पेंटर्स वगैरह थे, कोर्ट पेंटर्स वगैरह थे और बाकी सारे आपके जो कोर्ट आर्टिसंस वगैरह थे मुगल्स के टाइम पीरियड पे, उन्होंने इस सब्जेक्ट को उठा के भर भर के पेंटिंग्स वगैरह बनाई है। द पेंटर रिसोर्टेड टू द डिवाइस ऑफ इंसर्टिंग अ स्मॉल सीन समवेयर इन द पिक्चर दैट फंक्शनड एज अ सिंबल ऑफ अ हार्मोनियस राइन। अब जब वो शिकार वगैरह के इस तरीके के सीन वगैरह पेंट भी कर रहा है, तो भी वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा छोटा मोटा सीन जरूर डालता था उसमें, जिससे ये समझ में आए या ये सिंबलाइज हो कि भाई राजा के टाइम पीरियड में आपका जो शासन है वो बड़ा हार्मोनियस है, सब लोग मिलजुल कर अच्छे से रह रहे हैं और जिंदगी बढ़िया तरीके से कट रही है। इस तरीके से आप ये भी कह सकते हो, प्रोपेगेंडा वर्ड तो खैर गलत होगा, मगर आप ये कह सकते हो एक संदेश देने का भी एक जो है काम किया जाता था कि भाई जिंदगी बढ़िया चल रही है, सबकी सब खुश हैं, सब मजे में है और राजा जो है बढ़िया तरीके से शासन कर रहा है। हो सकता है वो राजा को खुश करने के लिए कर रहा हो सकता है वो उसके प्रजा तक ये संदेश पहुंचा रहा हो, मगर इस तरीके के आपके सब्जेक्ट्स वगैरह और उसमें ये पर्टिकुलर चीज जो है इंसर्ट कर कर आपको 50 जगहों पे देखने के लिए मिलती है। चले आगे बढ़ते हैं। The spread of commercial agriculture was an important external factor that impinged on the lives of those who lived in the forest. अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो लोग जो आपका जंगलों में रहा करते थे, जैसे जैसे आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर बढ़ा, यानी कि अब आपने खेती किसानी सिर्फ अपना खाने पीने के लिए नहीं करनी है, अब आपने खेती किसानी किस लिए करनी है, ताकि आप उसमें जो भी चीजें आ रही हैं उसको बेच सको, उसको देकर किसी से या तो कुछ और सामान ले सको या बेचकर पैसा ले सको और उससे फिर आप कुछ और सामान वगैरह खरीद सको। तो जब आपने अल्टीमेटली कमर्शियल एग्रीकल्चर को बढ़ाना शुरू किया, तो उससे आपके जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे उनकी जिंदगी पे काफी ज्यादा असर पड़ा। तो ये भी एक और एक्सटर्नल फैक्टर था जिसकी मदद से आप जंगलों में एंटर कर गए, फिजिकली एंटर नहीं करे मगर आप इसकी जंगलों में जो है आपका प्रभाव एंटर कर गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखना है कि आपका जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है उसका स्प्रेड जो हुआ था, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी मदद से जंगल में रहने वालों की जिंदगी वगैरह पे असर पड़ा। अब किस तरह से वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। जैसे फॉरेस्ट में जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं, शहद हो गया, बीज का वैक्स हो गया, गम हो गया, लाख हो गया, ये सारी चीजों की बहुत ज्यादा डिमांड आपको मार्केट में मिलती थी। शहद आज भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, मोम वगैरह जो है, बी वैक्स का मतलब मोम होता है, इसका इस्तेमाल भी खूब होता है। आपकी गोंद हो गई, लाख हो गया, लाख वो आपका लाक्षागृह में जो इस्तेमाल हुई लकड़ी थी उसकी बात हो रही है, जो बहुत आसानी से आग पकड़ लेती है, वो सारी चीजें हो गई। इनकी हमेशा से जो है काफी ज्यादा डिमांड रही है। अब इसमें से ये मैक्सिमम चीजें आपको कहां पे मिलती हैं, ये आपको मिलती हैं जंगलों के अंदर। अब जंगलों में कौन रहता है, आदिवासी रहते हैं, तो आपने उनसे डील कर ली कि भाई यार ये सारी चीजें लाकर सप्लाई कर दो, बदले में तुम्हें कुछ चाहिए हो खाने पीने के लिए तो वो बताओ, या फिर पैसे ले लो या कोई और चीज ले लो। इस तरीके से अब जब आदिवासी अपने सिर्फ अपने लिए ना करके कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ये सारी चीजों को अगर इकट्ठा करने लगे हैं, तो इससे ऑब्वियस सी बात है कमर्शियल एग्रीकल्चर ने उनकी जिंदगी पे भी असर डाला है। अब पॉइंट ये है कि ये सारी की सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा डिमांड में है। इसमें से भी जो आपका गम लाख हो गया, ये ओवरसीज एक्सपोर्ट में इंडिया से 17वीं सेंचुरी में बड़ी मात्रा में जाता था। 17वीं शताब्दी यानी कि सन 1601 से लेकर 1699 या 1700 के बीच में गम हो गया, लाख हो गया, ये सारी चीजें बड़ी मात्रा में हिंदुस्तान से बाहर एक्सपोर्ट होती थी। और होता है सब कुछ जंगलों के अंदर था, तो अब किसी ना किसी को तो आपको काम करना पड़ेगा। इसके लिए अब एक ही आदमी मिल सकता है जो जंगल में खुद रहता हो, इसलिए स्टेट वाले इनके साथ में बातचीत करते थे। और अब यहां से जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आपको इन लोगों की देखने को मिलता है कि ये लोग अब क्या कर रहे हैं, ये लोग ये सारी चीजें अपनी इच्छा, अपनी जो है सस्टेनेंस या अपनी मर्जी से अपने लिए कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये शासन प्रशासन के लिए कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े मात्रा में इसका कह सकते हैं कि कलेक्शन कर रहे हैं या जंगल का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। एलिफेंट्स की हम लोगों ने बात कर ही ली थी कि पहले से इनकी डील थी कि हम लोग आर्मी के लिए आपको हाथी
पकड़ पकड़ के सप्लाई करेंगे। तो एलिफेंट जो थे उनको भी पकड़ा जाता था और उनको भी जो है शासन को बेचा जाता था। ट्रेड इन्वॉल्व्ड एन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज थ्रू बार्टर एज वेल। तो एक तो इनको पैसे भी मिल जाते थे सारी चीज के, मगर इसके अलावा बार्टर भी होता था कि हम आपको ये सारी चीजें दे रहे हैं, बदले में आप हमें कोई और चीज दे दो। तो इस तरीके से कमोडिटीज का एक्सचेंज कर बार्टर या साटा पद्धति जो है उसकी मदद से भी जो है चीजों को किया जाता था। चलें, अब मेन क्या क्या आइटम्स वगैरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते थे, थोड़ा सा अबुल फजल ने उसके बारे में कुछ बात करिए तो वो हम लोग देखेंगे। और टॉप ये एनसीईआरटी में जो ये ब्लॉक है इसको हेडिंग दी गई है ट्रेड बिटवीन द हिल ट्राइब्स एंड द प्लेन्स circa 1595, यानी कि 1595 के आसपास 16th सेंचुरी में किस तरीके से, या 16th सेंचुरी के जो आपका आखिरी दशक चल रहा है उसमें आपका हिल ट्राइब्स यानी कि जंगलों में रहने वाले लोग और आपके मैदानी इलाकों के लोगों के बीच में ट्रेड किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में अब थोड़ा सा यहाँ पे अबुल फजल ने डिस्क्रिप्शन किया, तो उसके बारे में बातचीत हम लोग करते हैं। इससे अपने को समझ में आएगा कि मेन किस तरीके की चीजें वगैरह ये लोग ट्रेड वगैरह में फॉरेस्ट में रहने वालों के साथ में इन्वॉल्व हो रहे थे, किस तरीके की चीजें इन लोगों के साथ में ये लोग एक्सचेंज करते थे। चले देखते हैं। तो अब अपन ये देखेंगे कि मेन क्या क्या चीज़ों का ट्रेड जो है हिल ट्राइब्स के साथ में या फिर जंगल में रहने वालों के साथ में मुगल एम्पायर किया करता था। सोर्स जो है अपना अबुल फजल और उनकी जो किताबें हैं ये आपका अकबरनामा उसमें से लिया गया। सो दिस इज हाउ अकबर फजल डिस्क्राइब्स अ ट्रांजेक्शन बिटवीन द हिल ट्राइब्स एंड द प्लेन इन द सूबा ऑफ अवध, पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। यानी कि आज की तारीख में यूपी का जो इलाका है, जो अवध का पोर्शन है, लखनऊ वगैरह के आसपास का इलाका, वहाँ पे जंगल में रहने वाले जो आपके हिल ट्राइब्स हुआ करते थे आदिवासी, और जो आपके मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग हुआ करते थे, इनके बीच में किस तरीके से ट्रांजेक्शन होते थे उसको डिस्क्राइब किया गया, या फिर और किस किन चीज़ों का ट्रांजेक्शन होता था उसके बारे में भी बातचीत की गई है। फ्रॉम द नॉर्दर्न mountains, quantities of goods are carried on the backs of men, of stout ponies and of goats. अब नदन माउंटेन्स जो है यानी कि नॉर्थ के इलाके हैं, बेसिकली हिमालय की तराई के पोर्शंस की बात हो रही है, वहां से बड़ी मात्रा में आपका जो गुड्स है वो कैरी करके लाया जाता है। या तो लोग अपने कंधों पे उठाकर लाते हैं, या फिर स्टाउट पोनीज जो होती हैं आपके जो एक तरीके के घोड़े होते हैं उन पर रखकर लाया जाता है, या फिर आप बकरियों पे जो है ये सब रखकर लाते हो। और मेन सामान आप क्या क्या लेकर आते हो, सच एज गोल्ड, कॉपर, लेड, मस्क, टेल्स ऑफ द कुटास काऊ, the yak, honey, chuck, an acid composed of orange juice and lemon boiled together, pomegranate seed, ginger, long pepper। यहीं पे रुकते हैं, ये पहले इतने की बात कर लेते हैं। और इसमें क्या क्या सामान लेकर आया जा रहा है, सोना ला रहे हो, कॉपर ला रहे हो, लेड ला रहे हो, मस्क ला रहे हो, टेल्स ऑफ कुटास काऊ यानी कि आपके जो याक हैं उनकी पूंछें, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि याक का जो ऊन वगैरह है वो ला रहे हो। हनी हो गया, शक हो गया। चक एक तरीके का आपका एसिड हुआ करता था जिसमें ऑरेंज का जूस और आपका जो लेमन है यानी ऑरेंज का जूस हो गया और आपका जो नींबू वगैरह इन दोनों को साथ में उबाला जाता था। पोमीग्रेनेट सीड्स का मतलब होता है अनार के दाने। उसके बाद जिंजर हो गया, जिंजर आपका अदरक वगैरह हो गई। लॉन्ग पेपर, लंबी मिर्चियां हो गई। और मजीट एक तरीके का प्लांट हुआ करता था जिसकी मदद से लाल कलर की आपकी डाई बनाई जाती है। रूट बोरैक्स, जेडोरी, रूट रिजेंबलिंग टर्मरिक। जेडोरी एक तरीके का आपका एक जड़ होती है, कंद मूल होता है जो आपका जो हल्दी होती है उसकी तरह दिखता है। वैक्स हो गया। वुलन स्टफ्स, वुडन वेयर। हॉक्स, फैल्कन, ब्लैक फैल्कन्स, मर्लिन्स, अ काइंड ऑफ बर्ड एंड अदर आर्टिकल्स। तो कुल मिला के कई सारे पक्षी वगैरह जो हैं ये अलग अलग तरीके के नाम उनके लिखे हुए हैं, इनको भी लाया जाता था। इन एक्सचेंज दे कैरीड बैक व्हाइट एंड कलर्ड क्लोथ्स। अब ये सारी चीजें जो हैं आपको फॉरेस्ट से मिल रही हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं वो ये सारी चीजें आपको लाकर दे रहे हैं। बदले में वो लोग क्या लेकर जाते थे, ब्लैक और व्हाइट क्लोथ लेकर जाते थे, कलर्ड क्लोथ लेकर जाते थे, यानी कि आपके कपड़े वगैरह वो लोग काफी मात्रा में लेकर जाते थे। एम्बर हो गया, सॉल्ट हो गया, नमक वगैरह हो गया, एसेफोइटिडा हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गए, ग्लास और अर्थनवेयर वगैरह हो गए। ये सारी चीजें ये लोग लेकर जाया करते थे। यानी कि कुल मिलाकर वो सारा सामान जो बनाना पड़ता है, जो आपको नेचुरली नहीं मिलता, वो सारा सामान ये लोग लेकर जाते थे। और वो सारा सामान जो नेचुरली आपको मिल जाता है वो सारा सामान ये लोग दे जाया करते थे। इस तरीके से बार्टर में, एक्सचेंज में ये सारी चीजें वगैरह हो रही थी। ये सारा आपका ट्रेड वगैरह चल रहा था। चलें आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ट्राइब्स ऐसी भी हैं, जैसे पंजाब में आपको एक लोहानी करके ट्राइब मिलती है। सम ट्राइब्स लाइक द लोहानीज इन पंजाब वेर इंगेज्ड इन ओवरलैंड ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान एंड इन द टाउन कंट्री ट्रेड इन द पंजाब इटसेल्फ। तो कई जगहों पर आप अभी तक अपन लोगों ने क्या देखा कि जो आपके माउंटेन में रहने वाले इलाके में हैं लोग, कुछ सामान लेकर आए, स्टेट वालों को दिया, कुछ सामान लिया और चले गए। मगर कुछ ट्राइब्स कुछ इलाकों में ऐसी भी थी जो इससे आगे बढ़कर व्यापार में बड़े लेवल पर पार्टिसिपेट करने लगी थी। जैसे पंजाब में आप बात कर लो, लोहानी ट्राइब हुआ करती थी। ये ओवरलैंड
लैंड ट्रेड कर रही थी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, यानी कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो ट्रेड हो रहा था बाकायदा उसमें शामिल हो गए थे। ये अब स्टेट को अपना माल नहीं बेच रहे थे, बाकायदा अफगानिस्तान जिसको स्टेट माल इनसे लेके बेचता, ये उनके साथ में डायरेक्ट अपना ट्रेड वगैरह शुरू कर गए थे। इसी तरह से टाउन कंट्री ट्रेड का मतलब होता है कि आप ही का जो मतलब जो ग्रामीण इलाका और आपके जो शहरों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, उस तरीके के ट्रेड वगैरह जो पंजाब के इलाकों में चल रहे थे, उसमें भी ये लोग बड़े लेवल पर या बड़े पैमाने पर ये लोग अपना शामिल थे और बड़े लेवल पर ये लोग ट्रेड वगैरह कर रहे थे। सोशल फैक्टर्स टू रॉट चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, तो ये सारी चीजें तो हो ही रही थी, ट्रेड वगैरह हो रहा था। इसके अलावा आपके जो सोशल फैक्टर्स वगैरह हैं, सामाजिक रीजन वगैरह जो हैं, उन्होंने भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स की जिंदगियों पर असर किया था। लाइक द बिग मैन ऑफ द विलेज कम्युनिटी ट्राइब्स आल्सो हैड द चीफ्टन्स, क्योंकि होता गया था आपकी जिस तरह से अपन ने अभी देखा कि जो आपके पंचायतें वगैरह होती थी गांव में, जो आपके बड़े बड़े एल्डर्स हुआ करते थे, वो सब पंचायतों में बैठते थे, फिर पूरे के पूरे गांव के लिए फैसले लिया करते थे। उसी तरह से आपकी जो ट्राइब्स हुआ करती थी उसका भी एक चीफ हुआ करता था, कबीले का आपका एक सरदार हुआ करता था। अब ये जो सरदार थे, जब इन लोगों के कॉन्टैक्ट्स वगैरह बनना शुरू हुए स्टेट के साथ में, तो व्यापार वगैरह जब इन्होंने शुरू किया, वक्त के साथ इनको समझ में आया कि स्टेट के अलावा अगर आप डायरेक्ट व्यापार करोगे तो उसमें भी फायदा है। नतीजा ये निकला कि इन लोगों ने व्यापार वगैरह कर करके अपनी ट्राइब्स की जिंदगियों में काफी ज्यादा बदलाव ये लोग लेकर आए, और ये बदलाव वगैरह फिर आपको प्रोमिनेंटली दिखते हैं। मेनी ट्राइबल चीफ्स हैड बिकम जमींदार, सम इवन बिकम किंग्स। तो ये जैसे जैसे व्यापार में उतरे, वैसे वैसे आपकी ट्राइब्स वगैरह जो है वो बदलती चली गई, उनका जो सामाजिक आपका जो क्या समीकरण है उसमें बदलाव आते चले गए, और कई सारे आपके जो ट्राइबल चीफ्स हैं इसके चलते जमींदार बन गए, और कई सारे ऐसे भी थे जो राजा बन गए। इनके बारे में भी अपन लोग अब बातचीत करेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो कई सारे आपके ट्राइबल चीफ्स थे, जैसे जैसे ये लोग जमींदार बने, कई इनमें से जो राजा बने, तो अब राजा बन गया तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन आपने आके डिक्लेयर कर दिया कि आज से मैं राजा हूँ और सब लोगों ने आपकी बात मान ली। आपके पास में जब तक एक फौज नहीं होगी, जब तक आपके पास में एक फोर्स नहीं होगी, तब तक आपका राजा होना अगर आप बन भी गए तो लंबे वक्त तक सस्टेन नहीं कर सकता। और अगर आप चाहते हो कि आप राजा बनो, उसके लिए आप दावा ठोको, तो उसके लिए भी आपके पास में फौज होना ज़रूरी है। तो जितने भी ये ट्राइबल्स वगैरह थे, चाहे आप ये लोहानी ट्राइब की बात कर लें या किसी और ट्राइब की बात कर लें, जैसे जैसे इनके जो चीफ्स हैं वो जमींदार बने, या जैसे जैसे ये लोग किंग बने, तो ये बनने की राह में या इस चीज़ की प्रोसेस में आपको एक फौज की जरूरत थी। इसके बिना आप राजा बन नहीं सकते थे, बन गए तो सस्टेन नहीं कर सकते थे, तो आपको एक आर्मी चाहिए थी। ये उसी तरह से था जैसे अब केजीएफ में रॉकी घुसा था, तो जब तक उसके पास में लोगों का सपोर्ट नहीं था, जब तक वो आर्मी नहीं बनाता, उन लोग जब तक वो पूरे के पूरे लोग उसके साथ में खड़े नहीं होते, वो लोगों की आर्मी जब तक उसके सपोर्ट में नहीं आती, तब तक वो कुछ ना कर पाता। बस वैसी कुछ कहानी यहाँ पर है कि आपने बोल दिया कि भाई हम लोग जो हैं आपके किंग बनना चाहते हैं, हमारे भी एम्बिशंस जाग गए हैं, अब हम लोग सरदार या कबीले का चीफ बन के नहीं रहेंगे, जमींदार, जमींदार के बाद राजा बनना है, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आर्मी की। अब आर्मी बिल्डअप कैसे की गई है उसके बारे में अपन लोगों को बातचीत करनी है। तो आर्मी बिल्डअप करने के लिए सबसे पहले तो जो कबीले का सरदार था उसने अपनी ही लीनियज से अपने जो लोग हैं उनको रिक्रूट करना शुरू किया, या फिर डिमांड किया कि दैट फ्रेटर्निटी प्रोवाइड मिलिट्री सर्विस, या फिर उसके जो आपके लीनियज के लोग वगैरह थे उनसे बोला कि भाई तुम लोग या तो मेरे लिए काम करो, मैं तनख्वाह दूंगा, नहीं तो फिर अपना तुम करते रहो, मगर जब मुझे मिलिट्री की जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें आना पड़ेगा, इस तरीके से। अब सिंध के इलाके की बात कर ली जाए तो यहां पर जो ट्राइबल आर्मीज थी, कई बार उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 6-6 हजार की कैवलरी और 7-7 हजार की इन्फेंट्री तक चली जाती थी। 7 हजार की इन्फेंट्री का मतलब हो गया 7 हजार की पैदल सेना, और 6 हजार की कैवलरी का मतलब हो गया 6 हजार के करीब आपकी जो घुड़सवार सेना है वो। असम के इलाकों की बात की जाए तो यहां पर भी जो आपके अहोम राजा हैं, जिन्होंने असम पर लगभग 600 साल रूल किया था, और मुगलों ने 17 हमले किए थे असम के ऊपर, 17 बार जो उनको मुंह की खाना पड़ी, अहोम जो है 17 बार जीते थे इन लोगों से। तो अहोम राजा जो हुआ करते थे असम में, इन्होंने भी अपने लोग हुआ करते थे जिनके नाम हुआ करते थे पैक्स। ये जो पैक कैटेगरी के लोग हुआ करते थे अहोम राजाओं के लिए, ये ऑब्लाइज थे कि जब जब जरूरत पड़ेगी आप मिलिट्री सर्विस दोगे, बदले में आपको जमीन दी जाती है। यानी कि अहोम राजाओं ने एक बकायदा अपने लोगों में कैटेगरी बनाई जिसका नाम रखा पैक्स, और क्या बोला कि तुम्हें जमीन दे रहा हूं, मजे करो, खुश रहो, मगर जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक तुम्हें मिलिट्री के लिए काम करने मेरे पास आना पड़ेगा, और फिर मेरे बिहाफ पर आपको लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा अहोम राजाओं ने एक इंपॉर्टेंट काम किया था, इन्होंने ये बोला कि द कैप्चर ऑफ वाइल्ड एलिफेंट वाज डिक्लेयर्ड अ रॉयल मोनोपोली बाय द अहोम किंग्स। मतलब ये राजा के अलावा कोई, या फिर राजा के प्रशासन के अलावा, या आपके जो आपका शासन प्रशासन है इसके अलावा कोई और अब हाथियों को नहीं पकड़ सकता रहा। अब आपका जो
क्या कहते हैं एलिफेंट्स वगैरह का जो कैप्चर है और जो वाइल्ड एलिफेंट्स को जो पकड़ना है वो स्टेट मोनोपोली है। अगर कोई पकड़ता भी है तो भी उसके ऊपर राजा का हक होगा, और नहीं बाकी अगर आप हो सके तो अवॉइड कर दो। अब राजा के अलावा कोई और हाथी वगैरह को कैप्चर नहीं करेगा। अहोम राजाओं ने बाकायदा इसको स्टेट मोनोपोली जो है डिक्लेयर कर दिया था। चले आगे बढ़ते हैं। Though the transition from a tribal to a monarchical system had started much earlier, the process seemed to have become fully developed only by 16th century। तो ये भी एक चीज है कि काफी पहले से आपको देखने को मिल रहा था कि जो आपके सरदार वगैरह हैं कबीले के, वो धीरे धीरे राजा बनने की तरफ बढ़ रहे थे, वो किसी इलाके में अपनी किंगडम वगैरह स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। काफी अरसे से आपको ये चीजें होती हुई दिख रही थी, मगर जो इसका क्रिस्टलाइजेशन हुआ है वो 16th सेंचुरी के आसपास में आपको समझ में आया है। 16वीं शताब्दी आते आते ही आपको चीजें दिखने लगी हैं कि ट्राइबल सिस्टम टू कई सारी आपकी जो कबीले हैं वो मोनार्कियल सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आपके जो कबीले हैं अब ये धीरे धीरे आपका कह सकते हैं ज्यादा सिविलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, या फिर अब उनमें भी राजकाज का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो आ रहा है। क्योंकि कबीले का सरदार होना एक अलग चीज होती है और राजा होना एक अलग चीज होती थी। कबीले के सरदार कई बार आपके हेरिडेटरी नहीं हुआ करते थे, बदल दिए जाते थे। पर राजा हो तो फिर आप ही का लड़का राजा बनेगा, उसके बाद आप ही का लड़का राजा बनेगा, वो सारी चीजें चली आ रही थी। तो ये जो ट्रांजिशन था आपका ट्राइबल से मोनार्कियल सिस्टम में, ये काफी वक्त से चला आ रहा था, मगर ये प्रोसेस पूरी तरीके से जो डेवलप हुई है कि अब ट्राइब जो है ट्राइब की ट्राइब आपके किंगडम्स में कन्वर्ट होने लगी, ये आपको 16th सेंचुरी के आसपास से क्रिस्टलाइज होती हुई दिखती है। आपको उसके आसपास से जो है ज्यादा इफेक्टिवली समझ में आती है। दिस कैन बी seen from Aine's observation of existence of tribal kingdom in the north east। अब आईने अकबरी ने जो नॉर्थ ईस्ट के इलाकों को खास तौर पे डिस्क्राइब किया, उसमें उसने बार बार बोला है कि यहाँ पे आपको ट्राइबल किंगडम्स देखने के लिए मिलती हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में छोटे छोटे आपके जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पे ट्राइब्स ने अपनी अपनी किंगडमें, अपनी अपनी हुकूमतें बना रखी हैं। आईने अकबरी में इस बात का बाकायदा जिक्र देखने को मिलता है। इसके पहले के आपके नॉर्थ ईस्ट के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इतना ज्यादा आपको ट्राइबल किंगडम्स के बारे में पता नहीं चलता। मतलब ये कि ये जो ट्राइबल किंगडम्स वगैरह हैं ये आईने अकबरी जब लिखा जा रहा है उसी के आसपास अस्तित्व में आई है। तो ये जो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है ये भी रेलेवेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसी टाइम पीरियड में 16th सेंचुरी के आसपास 15, 16, 17 सेंचुरी में जो है ये क्रिस्टलाइजेशन की आपका ट्राइबल से आप किंगडम्स की तरफ जा रहे हो, ये चीजें होती हुई आपको दिखी और ट्राइबल किंगडम्स का उदय आपको नॉर्थ ईस्ट में समझ में आता है। आप यहां पर भाई देखिए इतने सारे अगर आपके ट्राइब्स बनते हैं और सबकी अगर अपनी एम्बिशंस वगैरह हैं कि अपने को जो है अपनी ट्राइब से अपने को किंगडम बनानी है, अपने को पूरा शासन प्रशासन फैलाना है, तो फिर एक चीज होगी और उसका नाम है जंग। वॉर जो है फिर वो होनी है और ये बहुत कॉमन अकरेंस हो गया। अब आप लगातार जो है आपकी जो एक इच्छा थी कि आपकी ट्राइब को बड़ा किया जाए, बढ़ाया जाए, आपका जो एरिया उसके कंट्रोल में उसको बढ़ाया जाए, आपकी ट्राइबल किंगडम बढ़ती चली जाए, मजबूत होती चली जाए, इसके लिए जंगें होना कॉमन बात थी और लड़ाइयां लगातार हो रही थी। तो वॉर जो है एक कॉमन अकरेंस हो गया और यहाँ पे लगातार आपको जंग पे जंग देखने के लिए मिलती रही। एग्जाम्पल के लिए कोच किंग हुआ करते थे। They fought and subjugated a number of neighboring tribes in a long sequence of war through the 16th and 17th century। अब ये कोच किंग जो हैं इनका खास तौर पे जिक्र आता है। आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क है, कोच किंग ने कौन से इलाकों पे रूल किया था वो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में, नहीं तो फिर मैं आपका जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें मैं आपको इसका जवाब दूंगा। बट ये मेरी तरफ से एक छोटा सा होमवर्क है, अगर हो सके तो आप करिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका आपको जवाब दूंगा। कोच किंग्स वगैरह जो थे इन्होंने छोटा सा ट्राइबल इलाका हुआ करता था, पहले ये भी ट्राइब थे, ट्राइब से फिर किंगडम बने, किंगडम से फिर इन्होंने जबरदस्त लड़ाइयां लड़ी और अपने आसपास के जितने नेबरिंग ट्राइब्स वगैरह थे सबके साथ में लड़ते 16th और 17th सेंचुरी में लगभग 200 साल में इन सबको सब्जुगेट कर अपनी जो किंगडम या फिर अपनी जो अथॉरिटी है उसको बढ़ाया है या फिर उसको इंप्रूव किया, उसको वो काफी नए आयाम वगैरह पर लेके गए। साथ ही साथ एक और चीज होना शुरू हुई थी अब इसी टाइम पीरियड में, जब अपने को दिख रहा है कि जंगल में या आपके ट्राइब्स के इलाके वगैरह यहाँ पे उसमें ये सारी चीजें हो रही हैं, इसी वक्त में एक और चीज होना शुरू हुई थी और वो एक और चीज थी कि नए तरीके के कल्चरल इन्फ्लुएंसेस वगैरह जो हैं वो फॉरेस्ट और आपके जो फॉरेस्ट जोन्स वगैरह हैं उसमें पेनिट्रेट कर रहे थे। कुछ हिस्टोरियंस का कहना यह है कि जो सूफी संत हुआ करते थे इन्होंने भी एक रोल अदा किया है। आपका जो ये इस्लाम आया था एक रिलीजन के तौर पर, इसको लोग एक्सेप्ट करें, धीरे धीरे उन्होंने इसको जो अपनाना शुरू किया था, इसमें सूफी संतों का एक बड़ा योगदान है कि कई सारी आपकी जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज थी वो सारे इलाकों में जो अभी अभी आपके मुगलों ने जीते थे वहां पर लोगों को इस्लाम एक्सेप्ट कराया जाए, उसके लिए सूफी संतों ने भी बड़ा एक रोल अदा किया था। इसके चलते हुआ कि एक नए तरीके की सोच, एक नए तरीके का रिलीजन जब आपकी समाज में आने लगा जो पहले से हजारों सालों से एक तरीके की आइडियोलॉजीज के साथ में चल रहा है, तो इसमें आपको कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी जो है देखने को मिले और कई जगहों पे अब कल्चर वगैरह भी आपको चेंज होता हुआ समझ में आया है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आज का जो अपना सेशन है इसमें हम लोगों ने ये देखा कि मिडिवियल टाइम पीरियड में जो फॉरेस्ट वगैरह के इलाके थे, यहाँ पर जो आपके ट्राइबल्स वगैरह थे उनकी ज़िंदगी किस तरह से चल रही थी और किस तरीके से उसमें कुछ बदलाव वगैरह है, किस तरीके से उसमें चेंजेस वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, क्या उनका कंडक्ट था, क्या आपका ट्रेड वगैरह होता था, ये सारी बातों को हम लोगों ने देख कर ख़त्म किया है। और आज ये जो लेक्चर है इसका एक पर्टिकुलर एलिमेंट
जो है पीजेंट्स, हर तरीके के जो पीजेंट्स वगैरह थे वो हम लोगों ने एक तरीके से कवर कर लिए हैं। इसके बाद का जो अपना सेशन रहने वाला है उसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो सेकंड एलिमेंट आएगा जमींदार, उसके बारे में हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। हम लोग अब ये देखेंगे कि ये जो टाइम पीरियड था इसमें जमींदार वगैरह किस तरीके के हुआ करते थे। आपका ये कोलोनिज्म एंड कंट्री साइड के चैप्टर में हम लोगों ने बंगाल के जमींदारों के बारे में बातचीत करी थी, लगभग आपका 18 सेंचुरी के आसपास, 19 सेंचुरी के आसपास में। अब उससे 200-300 साल पहले जमींदारी की क्या व्यवस्था चल रही है, जमींदार कैसे बने, किस तरीके से प्रोमिनेंट हुए, स्ट्रांग हुए, सारी चीज़ों के बारे में अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में बातचीत करेंगे। तो वो सारी बातचीत मगर अगले सत्र में होगी। आज का जो सेशन है हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और उसी के साथ में आपका जो टॉपिक है, ये जो आपका पूरा लेक्चर है पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट्स, उसमें जो पीजेंट्स के नाम से टॉपिक है जिसमें जितने तरीके के पीजेंट्स वगैरह हो सकते थे वो सारे के सारे कवर होते हैं। समाप्त करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाएं, जहाँ पर आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा एजुकेशन एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप जाते हैं, एक जो शिकायत बच्चे कई बार करते हैं कि यूट्यूब पर आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत होती है, वो चीज़ का पूरा यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि ऐसी कोई समस्या यहाँ पर आपको ना आए। तो जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाएंगे, सारा का सारा जो कंटेंट है यहाँ पर जो ऑफर किया जाता है वो आपके सामने आ जाएगा। आपका चाहे CBSE इंग्लिश मीडियम का कंटेंट हो, हिंदी मीडियम का कंटेंट हो, स्पोकन इंग्लिश, NTSE, ओलंपियाड, IIT JEE, नीट, JIB, CAIB, जितने भी इसके अलावा दूसरे आपके और कोर्सेज शुरू हो रहे हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, धीरे धीरे सब आपको यहाँ पर दिखते चले जाएंगे। अब लेट से अगर आपको इस वेबसाइट पर इंग्लिश मीडियम में CBSE में कुछ पढ़ना है तो आपने उस पर क्लिक किया, उसका सारा कंटेंट निकल कर आ जाएगा किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अब लेट से आपने क्लास 12 को पढ़ना है तो क्लास 12 आपने क्लिक किया, जैसे आपने क्लास 12 क्लिक किया वैसे ही क्लास 12 का सारा जो सब्जेक्ट्स हैं, कंटेंट है, सब निकल कर आ जाएंगे। अब जो भी चैप्टर आप या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए। अगर आपने क्लास 12 हिस्ट्री पे क्लिक किया तो कक्षा 12वीं के इतिहास का सारा जो सिलेबस है सीक्वेंस में आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले सिलेबस ओवरव्यू और उसके बाद पहले से लेकर आखिरी चैप्टर तक सब कुछ सीक्वेंस में एक ऑर्डर तरीके से अरेंज आपके सामने आ जाएगा। आप इसमें जो भी सब्जेक्ट आप जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए, उसके लेक्चर्स आपके सामने आ जाएंगे। जितना आप पढ़ना चाहते हैं, जब तक आप पढ़ना चाहते हैं, उस नॉलेज को आप गेन कर सकते हैं। एंड इसकी मदद से फिर वही बात है कि अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म करिए, और जहाँ जहाँ ये नॉलेज आपको जिस जिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आ सकता है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करिए। ज़िंदगी में फिर आप इसकी मदद से कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इसी नोट पे हम लोग अपना जो आज का सेशन है उसको समाप्त करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत पॉजिटिव रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।